आज हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th में। ये सेकेंड टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अगर हम देखें तो ये जो प्रोसेस होता है ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल्स इनटू हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक सेल्स बाय मेयोसिस, और फिर सब्सिक्वेंट फ्यूजन होता है हैप्लॉइड gametes of opposite sex, that is male and female gametes, to form a diploid zygote. अब ये जो diploid zygote है फाइनली ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, which ultimately leads to the formation of diploid plant body. ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लावर। जो फ्लावर है इट इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट of flowering plants consisting of a receptacle on which are inserted the necessary floral parts of the flower. अब फ्लावर के कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा, बिकॉज इट इज सो वेरियसली कलर्ड इट ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिनेशन। इट हेल्प्स टू provides a seed for the germination of pollens, development of pollen tube and also formation of gametes and fertilization. अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है उसमें 4 फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं जिनको हम फ्लोरल अपेंडेजेस बोलते हैं। ईच फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव लीव्स, व्हर्ल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव लीव्स लाइक सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सेपल्स और पेटल्स को हम नॉन एसेंशियल पार्ट बोलते हैं, whereas एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम are called as the essential parts of the flower। अब सबसे पहले देखिए whorls of sepals। ये जो whorls of sepals है इनको बोला जाता है calyx। Sepals are essentially green and they protect the other parts of the flower in the bud condition। आपने रोज में देखा होगा elongated sepals होते हैं जो रोज को बड फॉर्मेशन में, बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं। They also prevent rapid transpiration from the inner parts of the flower। फिर आते हैं नेक्स्ट whorl पर, इसको हम बोलते हैं petals। The whorls of petals को हम बोलते हैं corolla। Petals generally colored होते हैं, showy होते हैं और attractive, and some of them are full of fragrance also, so that they can attract the insects for pollination। They attract the pollinators and they also help in pollination। Then the whorl of stamens, this is the stamens। The whorl of stamens जो ग्रुप होता है stamens का उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम या फिर माइक्रोस्पोरोफिल्स। stamens को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स। The whorl of microsporophils is called as endochium। Each stamen में you have a filament and you have an anther। Usually anthers जो होते हैं ये bilobed होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करते हैं जिनको हम बोलते हैं pollen sac, which contains a large number of pollen grains। Now you have the last whorl, the whorl of carpels is known as pistil or gynoecium। This is your gynoecium। The gynoecium represents a female reproductive organ of the plant and it has stigma, style and ovary। This each and every part is furtherly explained in detail in the subsequent videos of this particular chapter। So this is your complete flower। अब ये देखिए कुछ पार्ट्स जो अभी हमने whorls पढ़े थे, अब देखिए नीचे का जो बेस होता है इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल या थैलेमस या टोरस। जो स्टॉक ऑफ फ्लावर है इसे बोला जाता है पेडिसिल। कई बार फ्लावर में कोई स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता, तो जब फ्लावर में कोई स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो कैलिक्स और करोला है अगर ये फ्यूज हो जाए तो कैलिक्स एंड करोला अगर फ्यूज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं पेरियाथ। तो एक स्ट्रक्चर होता है which involves both calyx and corolla, and sometimes sepals and petals are also not clearly differentiated, so we collectively call them as tepals। Now some type of flowers एक होता है जिसको हम बोलते हैं complete flower या bisexual flower, and there is another term called as hermaphrodite। This is the flowers which contain both androecium as well as gynoecium along with the non-essential whorls of the flower। Examples are coconut and hibiscus। Incomplete or monosexual flowers
these either contain the male or the female part. That is, it would either have the pistil or it would have the stamens. If the flower contains stamens along with the non-essential whorls, we call it as staminate flower. For example, usually the male flowers, and then if it has only the pistils, we call it as the female flower or the pistillate flower. And sometimes both of them are absent, so we call them as neuters. The ray florets of sunflower are the neuter because they do not contain the pistil, neither they have the stamens. Then we come on to some points you have to note down in your copies because it is not there in the notes, but while explaining I'll explain. For example, now sometimes like you have the complete flower which have both the male and the female, and it also has the monoecious part, so we call it as trioecious. Like if single it is present, we call it as dioecious. If both are present, we call as monoecious. So monoecious along with male and female, when the species has all the three types, we call it as trioecious. A plant sometimes have both intersexual as well as male flowers, so we call it as andromonoecious. A flower sometimes have intersexual and female flowers, then we call it as gynomonoecious. For example, Helianthus anus is gynomonoecious. Like we studied andromonoecious, we call the examples are lilies. Now there is a term called as anthology. Anthology is the study of the flowering plants and the flowers. This is called as anthology. Now you have the peduncle. Peduncle is the stalk where the flowers are arranged. So such type of arrangement on the peduncle is called as anthotaxy. So these are some terms which are related to the study of flowers. So this is the detailed structure of a flower along with the different types of flowers and the different whorls of the flower. In the next video, we will be studying about the different whorls. We will be starting with the stamens or the microsporophylls. So keep learning, keep watching, stay tuned for the further videos. Thank you so much.